बच्चों अब जो हमारा टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखेंगे। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, है ना बच्चों। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसको देखें। जब बेसिकली क्या होता है कि एक कंडक्टर होता है बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से लेट्स सपोज ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर के अंदर आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये फ्री क्यों हो जाते हैं, अपने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, मतलब वो ऑलरेडी इसमें मूव करते रहते हैं। तो उनको एनर्जी तो चाहिए भाई, अपने बैलेंस सेल से भी अगर उनको निकलना है, वो मटेरियल के बाहर नहीं आते हैं लेकिन कंडक्टर के अंदर, बाउंड्री के अंदर वो फ्री रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने जब थर्मल जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो आपको बताया गया होगा कि जिस पार्टिकल का टेम्परेचर, जिस अगर कोई एक बॉडी है और उसका अगर आपका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ये जो वाइब्रेशंस होता है मॉलिक्यूल्स का, ये आपका टेम्परेचर एक्चुअली में इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली जब आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। और अगर किसी उसी उसका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब इनके पास थर्मल एनर्जी होती है बच्चों। टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी, जो इनके पास ये एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, या हम इसको टेम्परेचर बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है कि इनके पास थर्मल एनर्जी रहती है। और वही थर्मल एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती है। तो होता क्या है कि अगर इनकी थर्मल एनर्जी जीरो होती है, अगर ये 0 केल्विन पे चले जाए, लेकिन हम रूम टेम्परेचर पे आए हैं तो 0 केल्विन से तो रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा हो जाता है, 300 केल्विन बोलते हैं उसको, है ना। 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर की बात करें तो 300 केल्विन पे ये कंडक्टर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ऑब्वियस सी बात है थर्मल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, उस एनर्जी को लेके फ्री हो जाते हैं ये। और फिर ये क्या करने लगते हैं कि रैंडमली मूव करने लगते हैं। यानी अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसके पास थर्मल एनर्जी है, वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकल गया, तो वो ऐसे भागा, किसी रफ्तार से भागेगा, काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि उसके पास। तो फिर वो जाके, अब क्या है ना, इस कंडक्टर में ये प्रॉब्लम है कि इस कंडक्टर में बच्चों बहुत सारे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और भी प्रेजेंट है। तो ये भागकर कुछ दूरी पर ही फिर दूसरे एक पार्टिकल, एटम से या इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। तो टकराने की वजह से उसकी डायरेक्शन जो है मोशन का वो चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से। फिर टकरा जाता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर टकरा जाता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर टकरा जाता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर से टकरा जाता है, फिर चेंज हो जाता है। तो फाइनली वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहा होता है। क्यों रैंडम मोशन कर रहा होता है? क्योंकि उसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होती है ना। वो थर्मल एनर्जी से प्राप्त करता है काइनेटिक एनर्जी, तो लगातार ऐसे घूमते 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 ऐसे आता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मोशन है, रैंडम मोशन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है उसके पास, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। बट नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस ही नहीं कर पाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें फ्लो हो, इसलिए अभी करंट नहीं हो सकती, इसमें करंट नहीं होती। रूम टेम्परेचर में कंडक्टर के पास कोई भी करंट नहीं होती, इसमें करंट जीरो होती है कंडक्टर में, रूम टेम्परेचर पे। नहीं तो अगर आप सोचो कि रूम टेम्परेचर पे इस रैंडम मोशन की वजह से करंट होती तो फिर क्या होता भाई? तो फिर तो आपको कंडक्टर को अगर आप रूम टेम्परेचर पे ही छूते तो आपको वो शॉक देता, है ना। उसमें आप वो करंट फिर आपसे थ्रू पास हो जाती तो आपको झटका लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रूम टेम्परेचर में आप बिना किसी उसके, इसको बिना किसी एक्सटर्नल बैटरी के जोड़ने के बिना, इसमें रैंडम मोशन होने के बावजूद कोई भी करंट नहीं होता है, क्योंकि नेट फ्लो नहीं होता। करंट का मतलब फ्लो होना चाहिए। फ्लो तब होगा जब कोई डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो तो यहाँ पर है नहीं बच्चों ऐसा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? जीरो है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहा है। या इसी रैंडम मोशन को आप क्या बोलते हो बच्चों? जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन भी कहा जाता है इसको, या फिर इसी को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन, है ना। ब्राउनियन एक साइंटिस्ट का नाम था, उस उन्होंने
डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम पे है ब्राउनियन मोशन। एक्चुअली में आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर आपको ऐसी चीज बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसा समझो कि भाई एक कंटेनर है। अब आप थोड़ा सा 11th की चीज याद करो, और इस कंटेनर में गैस पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स है बहुत सारे, और आपने अगर एक गैस पार्टिकल को थोड़ी सी रफ्तार दे दी है तो इसका मोशन कैसा होता है, आपको बताया होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि इनका मोशन कैसा होता है बच्चों, रैंडम मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है। तो ये रैंडमली मूव करते होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट को ये क्रॉस नहीं कर पाते, वापस वहीं घूम फिर के आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ये गैस पार्टिकल्स थे, जैसा बिहेवियर इनका होता है कंटेनर में, वैसा ही बिहेवियर आपका जो बच्चों ये होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं। जो कंडक्टर है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर आप मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गैस मौजूद है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गैस के पार्टिकल्स की तरह होते हैं, जिनको रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन मिल जाता है। तो इनकी रफ्तार तो बहुत होती है क्योंकि ये बहुत तेजी से मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, बट वेलोसिटी नहीं होती क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों, तो वेलोसिटी जीरो है। और वेलोसिटी जीरो है तो कोई फ्लो नहीं है, इसलिए करंट जीरो है। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, यहाँ पे 10 रेस टू पावर अप्रोक्सीमेटली 10 रेस टू पावर 2 टू 10 रेस टू पावर 3 मीटर्स पर सेकंड में होती है ना, तो अच्छी खासी रफ्तार होती है इनकी। बट नेट वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए रूम टेम्परेचर में। अब होगा क्या कि आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे क्रॉस कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, उसके जस्ट अपोजिटली। तो इस क्रॉस सेक्शन से जितने चार्जेस यहां से यहां आए होंगे लेफ्ट टू राइट, उतने ही चार्जेस राइट टू लेफ्ट भी आ गए होंगे ड्यू टू रैंडम मोशन। इसलिए उन सबकी वेलोसिटीज का सम, उनकी सबकी वेलोसिटीज का सम जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे जीरो होता है। अगर मैं एवरेज लूं तो इन सबकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज को अगर मैं ऐड करते जाऊं u1 u2 u3 u4 वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ, तो जो एवरेज होगा डिवाइड बाई n नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनका एवरेज वेलोसिटी का जो सम होगा वो जीरो होगा। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी राइट तरफ है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जरूर लेफ्ट तरफ है, क्योंकि करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है ना, और सब वो कैसे मोशन कर रहे हैं बच्चों, रैंडम मोशन कर रहे हैं। आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर होगा, है ना। अब यहाँ पर दो टर्म्स और डिफाइन किए जाते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो यहाँ पे पहला कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, फिर तीसरा कोलिजन हुआ, तो इसने जो लेंथ कवर की हर एक कोलिजन में, वो अलग अलग लेंथ हुई। अब कोई जल्दी कोलाइड कर गया होगा, फिर वो जा रहा होगा तो उसको नहीं टकराया होगा, फिर कुछ समय के बाद टकराएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो सेम लेंथ कवर करे, है ना। दो कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो अलग अलग लेंथ कवर करता है। तो इसका बच्चों एवरेज लिया जाता है, जिसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। मतलब मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अच्छा बच्चों, इसको कुछ टाइम भी लगेगा, जैसे पहले कोलिजन में T1 टाइम लगा, फिर दूसरे कोलिजन में T2 टाइम लगा, फिर तीसरे कोलिजन में T3 टाइम लगा। जब लेंथ अलग अलग कवर कर रहा है तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। तो जब हम दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम लेते हैं तो उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, है ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको उसके बारे में भी लिखवाता हूँ। तो अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी है, ये सारी कहानी, अभी हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी अप्लाई नहीं की कंडक्टर में, ये तब की कहानी है। तो जो मैंने आपको बोला उसको एक बार जल्दी से लिख लेते हैं ताकि चीजें हमें याद रहें। तो आप यहाँ पे भी पॉइंट वाइज लिखें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है भाई कि एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स, electrons have random motion, electrons have random motion like gas particles, like gas particles, like gas particles due to, due to thermal energy, due to thermal energy, due to thermal energy, and
their velocities their velocities is known as थर्मल वेलोसिटीज। मतलब रूम टेम्परेचर के में इनकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो थर्मल वेलोसिटी, और स्पीड को हम थर्मल स्पीड बोल सकते हैं ना, ऐसा बोल दिया जाता है, which is known as thermal velocities, and and the average the average of velocities of all the electrons through a particular cross section through a particular cross section cross section of conductor cross section of conductor is जीरो। तो रैंडम मोशन की वजह से जो उनका एवरेज वेलोसिटीज है, क्योंकि रैंडमली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो नेट एवरेज वेलोसिटी वो जीरो होता है, मतलब फ्लो जीरो हो जाता है। तो आप बोलोगे करंट भी जीरो है इस वजह से, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि उनकी जो वेलोसिटीज मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर किसको बच्चों, क्रॉस सेक्शन को, तो उनका जो सबकी वेलोसिटीज का मीन है यू मीन, है ना, वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर यू मीन हम बोल दें, तो आप ऐसा लिखोगे u1 प्लस u2 प्लस u3 वेक्टर डॉट 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 डॉट, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स है तो n इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाई n, एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना बच्चों। और ये ड्यू टू रैंडम मोशन कैसा है भाई, जीरो है, ड्यू टू ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन, है ना, क्योंकि दे आर बिहेविंग लाइक गैस पार्टिकल्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये कहानी सब कब है बच्चों, जब आपने कोई भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी यहाँ पर अप्लाई नहीं की है, और इनकी स्पीड अच्छी खासी होती है, बट नेट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी वो जीरो होती है, तो नेट फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है कि आपका करंट इन अ कंडक्टर विदाउट एनी बैटरी जीरो होता है ना बच्चों। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ड्यू टू ड्यू टू रैंडम मोशन ड्यू टू रैंडम मोशन ड्यू टू रैंडम मोशन नेट फ्लो नेट फ्लो net flow of charges is not possible due to random motion. Net flow of charges is not possible, which gives zero current in the conductor है ना बच्चों। तो ये बात आपको याद रखनी है रैंडम मोशन की वजह से। at room temperature without applying any potential difference। अभी तक हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तब की कहानी है ये। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका बिहेवियर हमें देखना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पेज। ये बच्चों आपको मैंने दो टर्म्स और बताए थे, उन दो टर्म्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो पहला टर्म था वो था मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ जो था उसको बच्चों हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, तो यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द एवरेज डिस्टेंस
it is the average distance between two successive collisions, between two successive collisions। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो वो क्या कर रहा है, पाथ कवर कर रहा है, उसका एवरेज है ना, क्योंकि अलग अलग पाथ करेगा तो उसका एक एवरेज लेंगे, तो उसी को मीन फ्री पाथ बोलेंगे ना बच्चों। और इसको इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय लैम्डा। याद रखेंगे लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ। हालांकि इसकी कोई एनालिसिस हमें करने को नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, बस आपको कभी पूछ लेता है डेफिनेशन वगैरह तो आपको पता होना चाहिए। तो लैम्डा कैन बी डिफाइन एज, मान लो पहले जो दो कोलिजन है उनके बीच में उसने L1 डिस्टेंस कवर की, फिर दूसरे से तीसरे कोलिजन के बीच में उसने L2 कवर किया, ऐसी n कोलिजन्स हुए हैं अगर, तो उसने जो डिस्टेंस कवर की है कोलिजन्स के बीच में वो Ln की है। तो दोनों को प्लस करो, उसका मीन लेना है, तो डिवाइड बाई n कोलिजन्स हुए हैं तो डिवाइड बाई n हो गया। तो ये आपका लैम्डा की डेफिनेशन हो गई, मीन फ्री पाथ है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये मीन फ्री पाथ भी क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिफाइन किया था, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को जो है वो ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है, इसको टाउ बोला जाता है ना बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम टाउ, है ना। तो इसकी क्या डेफिनेशन है भाई, तो जैसे हमने पहले बोला था, इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन between two successive collision, between two successive collisions। तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम टाउ, है ना बच्चों। तो टाउ को क्या डिफाइन कर सकते हैं आप, तो टाउ कैन बी डिफाइंड एज, मान लो पहले दो कोलिजन के बीच में T1, फिर T2, फिर T3 डॉट 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 ऐसे n कोलिजन हुए हैं तो प्लस Tn डिवाइड बाई n। तो ये बच्चों आपका हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये आपका हो गया मीन फ्री पाथ, है ना। तो आई होप आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी। तो ये आप छोटी छोटी डेफिनेशन याद रखिएगा। हाँ, हालांकि टाउ का यूज तो हमें करना है, क्योंकि टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम, ये इसमें आएगा आपके किसमें बच्चों, मतलब जैसे ही आप इसको करेंगे सॉल्व, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन हम करने वाले हैं, तो उसमें ये चीज आती है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, उसके बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं। ये तो सारी कहानी रूम टेम्परेचर की बात थी, है ना। बस इसमें आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इससे क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस होंगे तो ये कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे, और कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे तो ये टाइम जो है बच्चों कम लगेगा, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा। तो हमेशा याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो चार्ज कैरियर्स है उनका रिलैक्सेशन टाइम हमेशा कम होता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रफ्तार बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा तो टाइम घटेगा, और T1 T2 T3 सब घटेगा तो टाउ भी घटेगा। तो ये वाला पॉइंट आप हमें याद रखना, इसका हम बाद में यूज लेंगे, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है टाउ वो हमेशा घटता है। चलिए, ये तो कहानी थी रूम टेम्परेचर पे जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, है ना, तब क्या होता है ये बात अब हमें समझनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका कंडक्टर था बच्चों, और इसमें आपने बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब आपने अब इसमें क्या लगा दिया बच्चों, बैटरी, है ना। तो बैटरी V वोल्ट की लगा दी है, तो आपको पता है कि ये लो पोटेंशियल 0, ये हाई पोटेंशियल V पर है, तो इसमें हाइयर से लोअर पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई है।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स में बच्चों फोर्स लगेगा, लेकिन थर्मल एनर्जी भी है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे भी है। तो रूम टेम्परेचर की वजह से इसमें थर्मल एनर्जी भी है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया है। तो अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन भाई रूम टेम्परेचर की वजह से रैंडम मोशन तो करेगा, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, बट रैंडम मोशन के साथ वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई हुआ तो फोर्स ऐसे अप्लाई होगा। तो इसमें एक फोर्स होगा जो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट करने पे मजबूर करेगा। तो इसका अब नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी क्रॉस सेक्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। तो वो टकराते 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 ड्रिफ्ट भी होगा, थोड़ा 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 आगे बढ़ेगा। तो ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा आगे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वेलोसिटी होगी इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसको आप ध्यान से देखें तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है ऐसे, है ना, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अब नेट डिस्प्लेसमेंट जो पहले था जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट अभी बहुत कम होगा, स्पीड बहुत ज्यादा है, बट नेट वेलोसिटी बहुत कम होगी इसकी, है ना। तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो नहीं है, इसका मतलब नेट वेलोसिटी भी अब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। हालांकि ये बहुत कम होती है, 10⁻⁻² से लेकर 10⁻³ मीटर पर सेकंड तक, बट स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को ये क्रॉस कर रहा है टाइम में। तो ये जो क्रॉस करने का स्थिति है, इसी को तो हम बोल रहे हैं कि वो करंट का फ्लो मेंटेन कराएगा। चार्ज फ्लो हो गया तो अब ये करंट बनाएगा, है ना बच्चों। इसलिए अब यहाँ पे करंट जो है वो जीरो नहीं होगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये बात आपको समझना है। अच्छा, इस सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करना चाहो तो एक एनालॉजी से समझ सकते हो। अगर ध्यान से देखें तो आप ऐसा समझें कि भाई आपके पास मान लीजिए कि इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे बच्चों, है ना, ऐसे देखें, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है एक, ऐसे मान लो थीटा इंक्लाइंड है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है और आप यहाँ से एक बॉल को छोड़ते हैं तो आप सोचो क्या होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ mg sin थीटा फोर्स ये बॉल सीधा नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे कीले लगा दिए, नेल्स नेल्स, तो आप सोचो इसका मोशन कैसा होगा। क्या बॉल अभी भी नीचे आएगी? यस, बॉल अभी भी नीचे आएगी नेल्स के कारण, लेकिन नेल से टकराते टकराते ऐसे 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 नीचे तो आ रही है वो इफेक्टिवली, लेकिन एकदम स्मूथ नहीं आ रही है, वो टकराते 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 फाइनली नीचे पहुंच जाएगी। तो जो बिना नेल्स की इसकी रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा थी, वो तुरंत इस बॉल को नीचे ले आता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो टकराते 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 टाइम काफी लग जाएगा और धीरे 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 इसमें फ्लो होगा। तो ये ड्रिफ्ट कर रही है, बॉल नीचे खिसकने की कोशिश कर रही है नेल्स लगाने के बाद। अब इसी सिचुएशन को आप ऐसे सोचो, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, इस पे ऐसा फोर्स लग रहा है, लेकिन टकराते 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 धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते करते वो एक एंड से दूसरे एंड पर चार्जेस फ्लो करेंगे। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक करंट मिल जाएगी, इस वजह से करंट आती है। तो ये जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट के कारण जो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने के बाद, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण आपका एक नेट फ्लो बन जाता है, जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। तो ये आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ऐसा होता है। तो ये जो हमने अभी देखा, तो इस कहानी को हम लिखते हैं बच्चों, है ना। तो अब जो कहानी लिख रहे हैं वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वी अप्लाई when we apply when we apply electric field across conductor, electric field across the conductor, across the conductor, it conductor, फिर इसको इट काट दो, फिर लिखो then electrons has random motion, electrons have random motion due to temperature as well as
एज वेल एज, तो रैंडम मोशन की वजह से तो वो रैंडम मोशन करेगा ही टेम्परेचर की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद वो ड्रिफ्ट भी करना चालू करेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे रैंडम मोशन तो है ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एज वेल एज देयर इज there is net flow there is net flow of electron there is net flow of electron, तो इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो भी होना चालू करता है, which gives the current in the circuit। अब सर्किट में आपकी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद बच्चों ये कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन करंट है फ्लो हुई है या आपका इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू किए फ्लो, ये ड्रिफ्ट की वजह से, देखो टकराते 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 धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, तो इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस पॉइंट को भी कि दिस नेट फ्लो ऑफ करंट is due to the drifting of electron due to the drifting of electron because of applied electric field and the velocity gained by electron is known as drift velocity, और इस वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेट फ्लो की वजह से जो वेलोसिटी आई है उसी को बच्चों क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अब आपको एक बात और समझनी चाहिए कि ये भले ही यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इसको एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, लेकिन ये तुरंत टकरा जाता है, तो जो इसको एनर्जी मिलती है वो लॉस कर जाता है कोलिजन के दौरान, फिर उसको मिलता है फिर लॉस कर जाता है। तो आप ऐसा मान सकते हो इफेक्टिवली कि अगर हम इसको इस सिचुएशन को ऐसे से देखें कि भाई इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की वजह से अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी करती है तो धीरे से क्या हो जाती है भाई, कोलिजन के दौरान वो एनर्जी को लॉस कर देता है। तो आप ऐसे टकराते टकराते ना मान के हुए आप ऐसा सोच सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके एक कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना तो एनर्जी गेन हुई है ना लॉस हुई है, मतलब वहां पे गेन और लॉस हो रहा है ना। तो इफेक्टिवली आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा समझ सकते हो। ऐसे समझने से आपको जो सिचुएशन है उसको सोचना आसान हो जाएगा, और अगर ऐसे रैंडम मोशन को इंक्लूड करके सोचेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में। लेकिन जब हम ऐसे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक वो कांस्टेंट रफ्तार से फ्लो कर रहे हैं, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बहुत आसानी से आपके सारे जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली मिलते हैं, है ना। तो हम अब इस सोच के साथ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी which is assumed to be constant उसका कारण मैंने आपको बताया, एक्सेलरेशन के कारण जो एनर्जी मिली भी होगी वो टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, assumed to be constant, है ना। तो आप ऐसा मान सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या होता है कंडक्टर के अंदर, और कैसे करंट बहती है, और क्या फिनोमिना चलते हैं, है ना। तो इसको भी जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ो। स्टूडेंट्स अब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमें वैल्यू निकालना है, तो हमें नेट फ्लो के लिए जो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे होंगे उनका हमें एवरेज लेना पड़ेगा, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। तो जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया v का, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पर यूनिट टाइम ऐसे, मतलब इनकी अलग अलग वेलोसिटी होगी
रैंडम डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस भी कर रहे होंगे कुछ, तो इन सब का जो एवरेज सम होगा वो एवरेज ही हमारे लिए क्या होगा बच्चों, वो एवरेज ही क्या होगा, वही हमारे लिए बच्चों अगर हम देखें तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना, सबका एवरेज ले लेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, आप देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हो गया तो इनमें फोर्स भी लग रहा है, तो अभी कंसीडर करेंगे जब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो अगर आप इसमें देखें तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन है, तो जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, फोर्स अपॉन मास कर दो, और मास किसका बच्चों, इलेक्ट्रॉन का, सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास तो सेम है, तो सब में एक्सेलरेशन तो सेम लग रहा है, ये बात हमको समझ में आती है। तो ये हमारा बच्चों एक्सेलरेशन हो गया जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब इनका इनिशियल वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन का u1 था, एक का u2 था, एक का u3 था, ऐसे n इलेक्ट्रॉन थे तो n थे, फिर इसको क्रॉस करने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन की वजह से बिना कोलिजन के क्या हो जाएगा बच्चों, v1 v2 v3। तो जो आपका एवरेज होगा, v मीन होगा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसी को हम बोल सकते हैं v मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इनका मीन लेंगे हम तो देखिए इसको आप लिख सकते हो कि u यहाँ पे बच्चों v1 प्लस v2 प्लस v3 जो सारे इलेक्ट्रॉन्स के फाइनल वेलोसिटीज हैं आफ्टर एक्सेलरेटिंग, तो ये vn तक गया, डिवाइड बाई ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए हैं तो डिवाइड बाई n। उसके बाद आप चाहें तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, तो v1 को आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्लस एक्सेलरेशन a इनटू, अब बच्चों इसमें जो टाइम लगा होगा पहले कोलिजन यहां से यहां तक एक्सेलरेट होने से, टकराने से पहले, तो पहले कोलिजन में जो टाइम लगा होगा उसको हम t1 मान लेते हैं। फिर बच्चों ऐसे लिखेंगे प्लस v2 के लिए u2 प्लस, उसमें भी एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस किया लेकिन उसका कोलिजन का टाइम अलग होगा t2, ऐसे डॉट 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 आप प्लस un वेक्टर करोगे और प्लस आपका यहाँ पर a tn आ जाएगा और डिवाइड बाई n आ जाएगा। अब बच्चों u वाले को और a वालों को अलग कर लो, तो जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा भाई, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट 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 ऐसे un है ना, तो मैंने इनको अलग लिख लिया, और जो आपके a के साथ है t1 t2 उनमें a कॉमन आ जाएगा तो प्लस a कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn डिवाइड बाई n, है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडम मोशन। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन दोनों कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये रैंडम मोशन का चीज है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थर्मल एनर्जी की वजह से थी, और ये जो आपका था बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो दिस इज द मोशन प्लस मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको फर्दर देखें तो ये रैंडम मोशन वाले का जो एवरेज है ये हम पहले ही बता चुके हैं रूम टेम्परेचर पे, कि ये रैंडम मोशन वाले का जो एवरेज होता है किसी भी टेम्परेचर पे वो तो जीरो होगा बच्चों, तो इसको इक्वेट टू क्या कर दो आप, जीरो, रैंडम मोशन का, ये तो हमें पता है, ये मैंने आपको निकलवा दिया था पहले, और यहाँ पे बचेगा a, और ये क्या है बच्चों, ये रिलैक्सेशन टाइम है एवरेज t1 प्लस t2 प्लस t3 tn अपॉन n, तो दिस इज टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना, तो ये हमने पहले ही निकाला हुआ था तो a टाउ लिख दिया हमने। तो यहाँ पे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं बच्चों कितना, vd इज इक्वल्स टू a टाउ। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पीछे की तरफ है ना बच्चों, और इसमें एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका vd हो गया, और अगर आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों अगर मैं vd का मैग्नीट्यूड लिखूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू e बाई एम ई इंटू टाउ बच्चों, है ना, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन आ जाता है e
चार्ज अपॉन me इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखेंगे बच्चों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो फॉर्मूला डिराइव किया हमने, निकाला है ना। लेकिन इसमें ध्यान देगा, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना होता ना तो यहाँ पे माइनस साइन आता है। माइनस साइन की वजह क्या है, टाउ अपॉन me इंटू ई। इसकी वजह यह है क्योंकि आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका पीछे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपका एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट है। इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है और आपकी यूनिट मीटर पर सेकंड में रहेगी। और अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड, तो बच्चों मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो ई टाउ अपॉन me इंटू ई है, तो उसमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रख देंगे। लेकिन अगर वेक्टरली देखें, वेक्टोरियली, तो यहाँ पर फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पीछे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा और उसका पूरा डेरिवेशन क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो इसको आप लोग लिख लेंगे अच्छे से और याद रखेंगे, तो बाकी आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है ना, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और वहां से आप चाहें तो ये पूछा जाता है कभी, तो आप यही बता सकते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लें रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना बच्चों। तो इनमें क्या रिलेशन है ये अभी हमने ड्राइव किया हुआ है, तो आपको पता ही होगा डेरिवेशन से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड लिखें इसका, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा ई टाउ, ये टाउ क्या है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन हमने देखा हुआ। अब आप ध्यान से देखें तो ये पूरी चीज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो ये फंडामेंटल चार्ज है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है। ई और जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। मतलब वीडी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन समझ में आता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितनी ज्यादा कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे उतनी ज्यादा बच्चों क्या मिलेगा आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। और जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगा बच्चों, करंट मिलेगा आपको, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस उतना ही तेजी से होगा और करंट भी उतनी ही ज्यादा, मतलब पर यूनिट टाइम में ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट भी ज्यादा मिलेगी, है ना। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे ये चीज बताता है। तो याद रखिए कोई Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टेम्परेचर when temperature of conductor is constant, है ना। तो ये रिलेशन तभी वैलिड है जब टेम्परेचर जो कंडक्टर का वो कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करते हुए कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो जल्दी जल्दी कोलाइड होगा, तो ये जो टाउ है वो चेंज होता है ना, रिलैक्सेशन टाइम। इसलिए ये बात को थोड़ा सा याद रखना। तो दिस इज द रिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म जो आ रहा है इसको एक नाम दिया गया है ना, इसको ये बोला जाता है जैसे Vd इज इक्वल्स टू, ये होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, है ना, और म्यू इंटू ई। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं रिलेशन को। यहाँ पे जो म्यू नया टर्म लाया गया है, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज मोबिलिटी, ये मोबिलिटी कहलाता है ना, मोबिलिटी ऑफ, यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बारे में बता रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या है,
किसी मटेरियल में बहुत अच्छे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, किसी मटेरियल में कम, उतना ज्यादा अच्छे से फ्रीली मूव नहीं करेंगे, है ना। तो उनकी मोबिलिटी चेंज होती जाती है और वो इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। उनका रिलैक्सेशन टाइम कैसा है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है, तो टाउ पे मेन चीज डिपेंडेंसी रहती है ना। तो उसके हिसाब से आपका म्यू जो है वो चेंज होता है, और जिसका जितना ज्यादा म्यू होगा उसकी उतनी ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। मतलब जिस कंडक्टर में मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, तो वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ना बच्चों। तो याद रखिएगा। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू बता सकते हैं आप कि मोबिलिटी इज कॉल्ड रिटन एज ई इनटू टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, है ना बच्चों, तो मोबिलिटी की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट जो है मोबिलिटी की वो कितना होगा आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मोबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, मोबिलिटी को लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट वाली यूनिट बेटा याद करो, तो ये होता था वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर अगर आपको याद। तो मोबिलिटी की यूनिट है जो बहुत बार पूछी गई है ना, ये पूछा जाता है इसकी यूनिट, तो वो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये ऐसा यूनिट है। लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत बार ऑप्शन में आया हुआ है ना, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकली हम उसको मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड में नहीं कैलकुलेट करते हैं। प्रैक्टिकली मोबिलिटी is measured by सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल यूनिट है ना, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये ऑप्शन में नहीं मिलता आपको, मिलेगा ये ऑप्शन में ना। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ऐसा कोई वो नहीं है कि सीजीएस यूनिट है या कुछ है, प्रैक्टिकल यूनिट है ना। प्रैक्टिकली मोबिलिटी को सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में मेजर किया जाता है। तो आई होप आपको मोबिलिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और बात समझ में आ गई होगी। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये बच्चों अब क्या हो गया कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया, रिलेशन भी देख लिया। अब मेन जो हमारा पर्पस है चीजों को पढ़ने का वो तो है करंट थ्रू अ कंडक्टर ना, हम करंट निकालना चाहते हैं, मेन चीज फ्लो ऑफ चार्ज क्या है। तो करंट की वैल्यू कंडक्टर में कितनी होती है, किसी भी कंडक्टर में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है तो उसको निकालते हैं। इसलिए आप हेडिंग डालें करंट, करंट थ्रू अ कंडक्टर, है ना। तो कंडक्टर के थ्रू जब हम वी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें कितनी करंट फ्लो होगी, है ना। और फिर इसी से हम फिर बाद में आपके ओम्स लॉ पे आ जाएंगे जो आपने 10th पढ़ा है, लेकिन अब उसका डिटेल है यहाँ पर, है ना। तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को, है ना, इतना डिटेल आपने पहले 10th में नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जब एक कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है उसकी कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई थी कि एक कंडक्टर है तो उसमें नेसेसरी कंडीशन है कि आप उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, तभी तो बच्चों इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, है ना, नहीं तो कैसे फ्लो होंगे। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने V का यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आपको मैंने बताया था जब आप V अप्लाई करते हो तो ये 0 वोल्ट पर है, तो ये कनेक्टिंग वायर में सेम वोल्टेज होता है तो ये भी 0 है। ये हाइयर पोटेंशियल V है तो यहाँ पर ये V है ना। इस तरीके से हम एक जगह पे पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 0 एज्यूम करने से चीजें थोड़ी आसान होती हैं, इसलिए हम 0 एज्यूम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी, और इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट आई जाएगी, है ना। लेकिन इसमें आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर इस तरीके से अगर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे, यानी टकराते टकराते, आपको पता है रैंडम मोशन, लेकिन उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसका इफेक्टिवली इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं, मतलब आप इसको इफेक्टिवली ऐसा सोच सकते हैं, इनका रैंडम मोशन के साथ एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो हमें थोड़ा कम समझ में आती है चीजें,
लेकिन मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिवली आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये जो कंडक्टर है बच्चों, इस कंडक्टर में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो इस तरीके से, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा मान सकते हैं हम कि वो सारे एक रो में है, रो में है ना, ऐसे फैले हुए नहीं है, रो में है। और अगर वो एक रो में है और वो कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, क्योंकि वो एनर्जी लॉस कर देता, तो मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा मान सकते हो कि वो कांस्टेंट स्पीड से निकल जा रहे होते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। यानी कि आप ऐसा एज्यूम कर लो, इस सिचुएशन को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इस सिचुएशन को बहुत आसानी से आप एनालाइज कर सकते हो, और इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हम ये मान सकते हैं ना। तो हमने एजम्पशन लिया, जब हम चीजों को सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि भाई ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रो। जैसे बच्चों आपको पता है ना कि 15 अगस्त में या 26 जनवरी को जब मार्च पास्ट होता है, तो जैसे एक के पीछे एक जो मार्च पास्ट करते हैं वो खड़े होते हैं और वो कांस्टेंट रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी पीछे का व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति से आगे नहीं जा सकता, वो रो साथ में चलेगी, उसके आगे वाली रो उससे हमेशा आगे रहेगी, है ना, ये सब आप जानते हो, और वो कांस्टेंट स्पीड से आगे चलते हैं। तो वैसे ही मानो कि एक कंडक्टर जो है, ये सारे, एक कंडक्टर के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो मार्च पास्ट की पोजीशन पर है और मार्च पास्ट करते हुए चल रहे हैं, और वो कौन सी कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, है ना। और एक्सेलरेशन को हम एज्यूम क्या कर लेते हैं बच्चों, जीरो, है ना, क्योंकि वो बार बार एनर्जी लॉस करेगा, अपना गेन करेगा, लॉस करेगा, तो हमने एजम्पशन ही ले लिया कि यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ये एजम्पशन मानने में कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आसानी से डराइव हो जाती है ना। तो ये इसका इफेक्टिव डायग्राम है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो एजम्पशंस ले रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वो एजम्पशंस लिख लेते हैं। तो देखिए एजम्पशंस, तो पहला एजम्पशंस, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स all the electrons are in a queue, सब इलेक्ट्रॉन्स क्यू में, लाइन में खड़े हुए हैं, है ना, ऐसा आप मान सकते हो, आर इन अ क्यू एंड दे आर मूविंग, एंड दे आर मूविंग with constant velocity, they are moving with constant velocity in opposite direction, to the electric field, which is known as drift velocity, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है ना। तो ऐसे मानने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और सेकंड एजम्पशन ये है कि अगर हम कांस्टेंट स्पीड मान रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद यहाँ पर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। एक्चुअल में रियलिटी में तो एक्सेलरेशन है, बट वो टकरा के जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन से जो एनर्जी आता है वो लॉस होता है बार बार, है ना। तो वो ड्रिफ्ट होते होते तो आप लगभग कांस्टेंट स्पीड से मान सकते हो उसको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव एज्यूम, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज नहीं। वी हैव एज्यूम्ड दैट acceleration of electrons is 0। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को 0 एज्यूम कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सिचुएशन तो यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक। अब करंट का बेसिकली यहाँ पर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन से क्यू में चल रहे हैं ना, लाइन में चल रहे हैं, और सब कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जो पीछे वाली लाइन है वो कभी भी आगे वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, है ना। तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम क्रॉस कर जाता है, उसी को तो बच्चों करंट बोलते हैं ना, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो करंट निकालने का तरीका क्या है कि हमें टी टाइम में मान लो कितना चार्ज क्रॉस किया है ये निकालना है। तो यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन करनी पड़ेगी, तब हम वो निकाल पाएंगे, स्मॉल एन, है ना। स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट
स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करते हैं हम, है ना, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है जो बाउंड है उनको काउंट नहीं कर रहे होते। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये अच्छी खासी संख्या होती है कंडक्टर से केस में। ये 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻22 से लेकर 10⁻24 के आसपास होती है। मतलब मुझे एग्जैक्ट डाटा अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग लगभग इतना होता है ना। तो लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहा जाता है ना बच्चों। कहीं कहीं किताबों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखते हैं वो, या क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्मॉल एन दिया गया है ना, स्मॉल एन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और ये आपका नापा जाता है वो पर, अगर ऐसा यूनिट की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में, है ना, पर मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम जो है वो लिया जाता है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये अलग अलग कंडक्टर में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। खैर, तो यहाँ पे आते हैं, अब हम करंट निकालते हैं। तो हमारा जो करंट का मेन फॉर्मूला है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट का जो मेन फॉर्मूला है वो है चार्ज पर यूनिट टाइम। ये निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बैटरी जो है आपकी V वोल्ट की है, तो चार्ज पहले निकालो टी टाइम में। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे जो इलेक्ट्रॉन की लेयर है, और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके पीछे क्यू बना के खड़े हैं, तो टी टाइम में ये पहली जो लेयर है ये इस क्रॉस सेक्शन को कितने दूरी तक क्रॉस कर लेगी, टी टाइम में इसको क्रॉस करके कितने दूर आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, आप समझ में आएगा आपको बातें। इस क्रॉस सेक्शन से यहां तक टी टाइम में मान लो आया, तो जो पहली रो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी दूरी तय करेगी, Vd इंटू टी। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो टी टाइम में ये कितना लेंथ कवर करेगा, टी टाइम में ये कितना लेंथ कवर करेगा, Vd इंटू टी, है ना। ये तो सिंपल फिजिक्स है, ये आपको समझ में आती होगी। तो जो पहली रो है इलेक्ट्रॉन की वो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, Vdt। तो उसके जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इसको क्रॉस करके आ गए होंगे, क्रॉस करके आ गए होंगे। तो टोटल कितना वॉल्यूम क्रॉस करके आ गया, इलेक्ट्रॉन का कितना वॉल्यूम क्रॉस करके आ गया, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे ना। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया होगा टी टाइम में, जो इस वॉल्यूम में क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो वॉल्यूम इंटू नंबर डेंसिटी कर देंगे हम, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टी टाइम में क्रॉस, इस क्रॉस सेक्शन को जो क्रॉस किया वो मिल जाएगा, है ना। तो ये वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है कंडक्टर का, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स ने लेंथ कितनी कवर की टी टाइम में, Vdt, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, ए। तो इलेक्ट्रॉन ने कितना वॉल्यूम कवर कर लिया टी टाइम में, लेंथ इंटू एरिया। तो यहाँ पे अब उसको लिखते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्रॉस, टोटल वॉल्यूम क्रॉस इन टी सेकेंड्स। टी सेकंड में कितना वॉल्यूम क्रॉस किया इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों, तो लेंथ कवर की है Vdt, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। तो ये हो जाएगा Vdt लेंथ इंटू एरिया। तो Vdt इंटू ए। उसके बाद फिर मैं आपसे बोलूं कि इतना वॉल्यूम अगर क्रॉस किया है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना क्रॉस किया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस इन टी सेकेंड्स। तो टी सेकेंड्स में कितना क्रॉस करेगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम क्योंकि क्रॉस कर गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रॉस कर गए होंगे, वॉल्यूम इनटू नंबर डेंसिटी। तो ये हो जाएगा NVD T इंटू ए। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्रॉस इन टी सेकेंड्स इनसाइड अ कंडक्टर बाई अप्लाइंग वोल्टेज V। तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल चार्ज कितना क्रॉस हुआ। अगर इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है फंडामेंटल चार्ज E। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करेंगे, n इंटू, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E। तो ये भी लिख लेते हैं। तो टोटल
चार्ज क्रॉसिंग इन टी सेकेंड्स, उसको हम क्यू बोल रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे ई का और मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एन ई वी डी ए इंटू टाइम, टाइम को बाद में ले लिया, एरिया पहले लिया। तो ये टी टाइम में, टी सेकंड में इस कंडक्टर से टोटल चार्ज क्रॉस हुआ है बच्चों। अगर ये टोटल चार्ज ये क्रॉस किया है तो हम करंट की डेफिनेशन जानते हैं। तो करंट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम तो टी बीता है, तो चार्ज की वैल्यू लिखे यहाँ पर एन ई वी डी ए इंटू टी डिवाइड बाई टी, तो टी ने टी को काट दिया, तो यहाँ पे करंट कितना मिला बच्चों, करंट इन अ कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये आ गया, मैं पहले ही आपको बता रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगी, और यहाँ से ये प्रूव भी हो रहा। तो ये है एन ई वी डी ए। आप चाहो तो इसको नेभा नेभा बोलकर याद रख सकते हो, है ना, बाकी ये है करंट। तो ये आ जाएगा आपका एम्पेयर्स में, अगर सारी एसआई यूनिट में रखोगे टर्म्स तो आंसर आपका एम्पेयर्स में मिल जाएगा। तो करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपका आ गया बच्चों नेभा। n is the number of free electrons per unit volume, E is the electronic charge, fundamental charge, Vd is drift velocity of electrons in a conductor after applying electric field E, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा और ये डेरिवेशन भी अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, अब हमने करंट थ्रू अ कंडक्टर का डेरिवेशन भी कर लिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ ली है। तो अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ, है ना, उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो ओम्स लॉ है। तो अब आप हेडिंग डाल लो ओम्स लॉ। अब इसकी स्टेटमेंट वगैरह सब बाद में हम लिखेंगे, पहले हम चीजों को समझते हैं ना। अभी आप बस हेडिंग डाल लो, जो भी आप करने वाले हैं प्रोसेस वो सब ओम्स लॉ के अंडर आए। और यहाँ पे एक नया टर्म आएगा रेजिस्टेंस, तो वहां पे 10th में आपको डायरेक्टली पढ़ा दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करके रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि भाई आप एक कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए L है ना बच्चों, और इस L लेंथ के कंडक्टर में आपने ऐसे एक बैटरी लगा दी गई है जो V वोल्ट की है ना बच्चों। तो आपको पता है ये हाई और ये लो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और इसमें करंट भी ऐसे मूव करेगा। हालांकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, है ना, जो हमने अजम्पशंस लिए थे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो वहीं से लिखते हैं फ्रॉम द करंट इन अ कंडक्टर। तो आई की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमने निकाला, वो होता है नेवा, एन ई वी डी इंटू ए, जहाँ पे ए आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एन नंबर डेंसिटी, और वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ये सब आपको पता है। अब आप याद करो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला भी आपने बनाया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता था, वो वाला फॉर्मूला। वो क्या था, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को लिखें तो ई टाउ अपॉन एम ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बच्चों आपको याद होगा, है ना। तो एक काम करो, ये वीडी की वैल्यू को आप ऊपर पुट करो जरा, तो करंट की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आएगी। तो देखिए हम करते हैं, एन ई मल्टीप्लाइड बाई ई टाउ डिवाइड बाई एम ई मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए भी बचा है, उसको भी लिखना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो करंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, है ना। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला आ गया है, किसका फॉर्मूला है, ये करंट का फॉर्मूला है। अब आप जरा इसको नीचे डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को करंट के नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ध्यान से देखो तो ये करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, ये पहले सिखाया है, मैंने आपको बताया था, तो आपको याद होगा ये करंट डेंसिटी होती है बच्चों, करंट डेंसिटी। तो दिस इज करंट डेंसिटी जे। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो ये जे जो है बच्चों कितना आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन मिल गया आपको। और अब ये पूरी चीज देखो, नंबर डेंसिटी, अगर एक बार आपने कंडक्टर फिक्स कर दिया कौन सा लेना है तो वो फिक्स हो गया,
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, टाउ टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो कांस्टेंट हो गया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है बच्चों सिग्मा, और सिग्मा ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही ओम्स लॉ है। आप लोग सोचते हैं कि ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर है, मेन जो ओम्स लॉ है वो ये है, जे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, क्योंकि ये हर जगह वैलिड है। जो आप V इक्वल्स टू आई आर पढ़ते हो ना, वो कई बार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने पर बच्चों वैलिड नहीं होता है, लेकिन ये J इक्वल्स टू सिग्मा ई ऐसा फॉर्मूला है, ये रिलेशन ऐसा है कि ये हर जगह वैलिड होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसलिए जो आप लोग ओम्स लॉ पढ़ते हो बाद में आता है, पहले ये है ना। तो दिस इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, याद रखेंगे, इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, है ना। और याद रखें ये जो कांस्टेंट सिग्मा है, वह सिग्मा, इसको कहा जाता है कंडक्टिविटी, वह सिग्मा is called as कंडक्टिविटी, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और करंट उतना ज्यादा होगा तो उतने अच्छे से कंडक्ट करेगा, है ना। तो इसको टर्म को हमने नाम दिया है कंडक्टिविटी, है ना बच्चों। तो कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला जो है बच्चों वो यहाँ पे आ चुका है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है Ne² टाउ डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो याद रखेंगे ये कंडक्टिविटी अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको बनना चाहिए, और इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। J इज इक्वल टू सिग्मा ई कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मैं इसकी यूनिट की थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, है ना, जो इसकी यूनिट कही जाती है तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आप इसका सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है बच्चों। तो अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ से मैं ऐसे सेक्शन बना लेता हूँ, फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं वापस से। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन थी, जहां पर हमने लिखा था ये वाली इक्वेशन, आई की इक्वेशन, इसको फिर से हम यहाँ से उठा लेते हैं ना, और जो ओम्स लॉ अब आपने पढ़ा हुआ है 10th में उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो देखिए करंट का जो मेन फॉर्मूला था, आप चाहो तो इसको ये वाली इक्वेशन को 1 नाम दे दो, तो दिस इज इक्वेशन 1। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से आपको क्या मिलेगा, Ne² टाउ बाई Me इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ये आपको बच्चों मिल रहा है। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, देखो कंडक्टर का अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, कहीं पे ज्यादा या कम नहीं हो रहा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों ये कांस्टेंट होती है, जब आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई है बच्चों, V, और इसकी लेंथ कितनी है कंडक्टर की, L, तो आप वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक वाला फील्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, E इज इक्वल्स टू V/L, है ना, डायरेक्टली आपको याद होगा, ये हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। तो E की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि वोल्टेज के टर्म्स में आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, वो उसके टर्म्स में अब आ जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू Ne² टाउ बाई Me इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया अंदर लिख लो आप, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/L। देखिए बच्चों, अच्छा यहाँ से वोल्टेज के टर्म्स में इसको लिखो जरा, तो फिर आपको रिलेशन मिलेगा अच्छा सा, है ना। तो वोल्टेज के टर्म्स में लिखें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Me इंटू L डिवाइड बाई बच्चों Ne² टाउ, Ne² टाउ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इंटू मल्टीप्लाइड बाई I। तो ये I के साथ जो मल्टीप्लाई में हुए इसको ध्यान से देखो आप। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एक बार आपने फिक्स कर दिया तो कांस्टेंट है, N जो है वो तो कांस्टेंट है ही, मटेरियल आपने बता दिया तो वो हो गया, E भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट है तो ताऊ भी कांस्टेंट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो वो भी कांस्टेंट है। तो
तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस पूरी चीज को कहा गया रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वी और आई के बीच में, जितना ज्यादा आप वोल्टेज लगाओगे उतनी करंट होगी, या जितनी करंट होगी उतना ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, इसी को आप आर बोलते हैं। तो आपको वहां पे ये डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता था, बट वो ऐसे आता है। अब आपको रियलिटी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, है ना, कि चलता क्या एक्चुअली। तो V इज इक्वल टू आई आर, मतलब आर आई, या फिर इसी को आप आई आर लिख देते हो, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो है बेसिकली, इसको आपने ओम्स लॉ कहा है। तो इसको कहा जाता है ओम्स लॉ, लेकिन बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो हर जगह वैलिड होता है, वो J इक्वल टू सिग्मा ई है। ये तो याद रखना ही, बाकी ये तो आप जानते ही हो, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ओम्स लॉ तब वैलिड है, ये दोनों में प्रोपोर्शनलिटी तब है जब आपका R कांस्टेंट है। और R कब कांस्टेंट होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे, तब टाउ कांस्टेंट होगा, तब जाके आपका टेम्परेचर जो है बच्चों, वो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी। इसलिए ओम्स लॉ जब डिफाइन किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस जो कंडक्टर है, या करंट थ्रू द कंडक्टर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट है। लेकिन ऐसा तब है जब ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड एटसेट्रा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट है, तब जाकर आपका ये इक्वेशन वैलिड है। ये हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन J इक्वल टू सिग्मा ई ये हर जगह वैलिड है ना, इसलिए उसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहा गया, और ये सिंपली ओम्स लॉ कहलाता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये ओम्स लॉ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये जो R है, इसको क्या कहा जाता है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। रेजिस्टेंस इसलिए कहा जाता है कंडक्टर का, क्योंकि ध्यान से देखो आप, तो अगर यहाँ से आप R देखें रेजिस्टेंस, तो देखो बच्चों ये आएगा V बाई आई, या फिर आप I को देखो तो I को लिख सकते हो V बाई आर। यानी जितना ज्यादा कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, करंट उतनी कम फ्लो होगी, है ना। इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोला गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो होगी, कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। मतलब ये अपोजिशन टू करंट है, तो अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसलिए इसको डिफाइन किया गया है रेजिस्टेंस, है ना। एंड इट इज इट इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग वैल्यू होती है इसके ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये बात आप याद रखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन वो डिफाइन नहीं करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं एक और साइंटिस्ट के नेम के ऊपर, जो ओम्स लॉ, ओम्स ने डिफाइन किया था, तो इसको ओम नाम दे दिया गया है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम, ये आपको पता होगा। चलिए, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो इतना जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपने अभी ओम्स लॉ लिखा है ना, तो हमने देखा कि V इज इक्वल्स टू आई आर आ रहा है, या फिर R को आप बोल सकते हो कि दिस इज आई बाई V बाई आई, वोल्टेज अपॉन करंट थ्रू द कंडक्टर। तो इसकी एसआई यूनिट जो होनी चाहिए वो एम्पेयर, सॉरी वोल्ट पर एम्पेयर होना चाहिए, वोल्ट पर एम्पेयर। बट ये यूनिट नहीं कहा जाती, ओम्स के नेम, ओम के नेम पर है तो ओम, और इसका सिंबल ऐसा होता है ना बच्चे, तो याद रखेंगे। तो ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस के लिए आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो है, अगर आप करंट लिखोगे तो ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब आप सेम वोल्टेज में लगाओ, है ना, दो कंडक्टर को, और एक में अगर आपको ज्यादा करंट मिल रही है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, और उसमें अगर कम करंट मिल रही है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये अपोजिशन टू करंट है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो करंट को अपोज करता है ना। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस R is the property of material, property of material
which opposes the flow of current, which opposes the flow of current in a conductor. चलिए ठीक, तो ये बात भी अपन को क्लियर है, समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद अब ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ तो हमने डिफाइन तो कर ही दिया है, V इज इक्वल टू आई है, बट हम उसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं ना, तो स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो वो भी आप बता सको। तो यहाँ पे लिख लो आप स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, हालांकि आपको पता है बट एक बार लिख लेते हैं तो सही रहता है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, तो क्या स्टेटमेंट दी थी भाई ओम्स ने कि द करंट flowing the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it potential difference applied across it when all the physical parameters when all the physical parameters remains physical parameters like temperature, pressure, etc. remains constant है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, या फिर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट भी लिख सकते हैं, और यहीं से आपको V इज इक्वल्स टू IR, तो ये ओम्स लॉ मिल जाता है ना। तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर एक और टर्म आती है, वो टर्म भी आप देख लें, कभी कभी पूछी जाती है, बाकी उसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख लेंगे तो सही रहेगा, अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये टर्म होती है बच्चों कंडक्टेंस। तो एक्चुअली में ये कंडक्टेंस जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है ना। कंडक्टेंस को बच्चों G से डिनोट किया जाता है, G से, है ना। तो आप बोल सकते हो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट इज डिफाइंड as the reciprocal of रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही कंडक्टेंस कहा जाता है। तो कंडक्टेंस ये हो जाएगा भाई G इज इक्वल्स टू 1/R, है ना। और अगर आपको पता हो तो भाई आपको ये जो कंडक्टेंस है 1/R, तो मैंने आपको अभी उसका भी बच्चों बताया था फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। देखो बेसिक फॉर्मूला जो था, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे आप लिख लो इस बात को कि ये जो रेजिस्टेंस की जगह है ना, तो रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है फॉर्मूला, वो याद रखेंगे, ये MEL अपॉन NE² टाउ इंटू ए। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है ना, यहाँ पे मैं इंडिकेट करना भूल गया था। तो ये फॉर्मूला है, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो MEL अपॉन NE² टाउ इंटू ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/R है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R का फॉर्मूला जो है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के फॉर्म में, वो MEL अपॉन NE² इंटू टाउ इंटू ए। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो उसका रेसिप्रोकल है, तो G का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा NE² टाउ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई ME इंटू L। तो
जितना कम रेजिस्टेंस होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो वो कंडक्टेंस कहलाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी भाई, तो 1/r है ना, तो 1/ओम, तो इसको आप बोल सकते हो ओम इनवर्स, है ना बच्चों। तो इसको बोला जाता है ओम का उल्टा, रीड किया जाता है महो, ओम का उल्टा महो, ओम इनवर्स है ना बच्चों, तो महो। या फिर एक और यूनिट है साइमंस, तो ये याद रखना, डिफरेंट यूनिट है, यूज की जाती है, कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों ये कंडक्टेंस क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस का जो मेन फॉर्मूला है जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर एक और टर्म हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। तो अब आप हेडिंग डालो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, या बच्चों इसी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है ना, तो इसको रो से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। तो देखो, आपने अगर ये कोई कंडक्टर लिया है बच्चों, तो इस कंडक्टर की लेट सपोज जो लेंथ है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसके ये डायमेंशंस दिए गए हैं। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो प्रॉपर्टीज के टर्म्स में था, वो आप क्या लिखते हैं बच्चों, MEL डिवाइड बाई NE² टाउ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप ध्यान से देखो, तो ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं, NE² टाउ और L अपॉन A को बाहर ले लूं, तो ये बच्चों जो रेजिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड कर रहा है, टाउ है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी कंडक्टर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। लेकिन अब हमें ऐसा पैरामीटर भी चाहिए जो डायमेंशंस पे डिपेंड ना करता हो, क्योंकि उसका फायदा ये है कि मान लो ये रॉड अगर टूट भी जाती है कहीं सर, तो आपको अगर एरिया नापना आता है और उसकी लेंथ नापना आता है, और आपको ऐसी चीज पता है इसकी जो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसके अगर इसी कंडक्टर के सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसी कंडक्टर का वो डायमेंशन पर जो क्वांटिटी है वो डिपेंड नहीं करेगी, उस क्वांटिटी को हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन अगर आपने डायमेंशंस नाप लिया और रेजिस्टिविटी से आप यूज करके उसको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर ये जो चीज ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरी टर्म को अगर हम रेजिस्टिविटी बोल दें, तो देखो ये जो रेजिस्टिविटी है ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। तो जब भी आप रेजिस्टिविटी अगर किसी कंडक्टर में लिखा है तो उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करो और एरिया का डिवाइड कर दो कैलकुलेट करके, तो अगर आपका उसका रेजिस्टेंस पता भी है तो आप पता कर पाते हो, है ना। तो ये बेनिफिट हो जाता है किसका बच्चों, रेजिस्टिविटी का, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप, अब रेजिस्टेंस अगर इसका लिखा रहेगा तो वो तो इस लेंथ और एरिया के लिए वैलिड है ना, लेकिन अगर ये रॉड टूट जाए या कुछ हो जाए या घिस जाए, एरिया कम हो जाए, तो फिर वो रेजिस्टेंस वैलिड नहीं होगा जो इस पे लिखा है। लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप उसमें लेंथ और एरिया अलग से कैलकुलेट कर लो तो उसका अलग से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये फायदा होता है रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो डायमेंशंस पे डिपेंड ना करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी। तो इस पूरी टर्म को हम रेजिस्टिविटी लिखते हैं। तो आर को ऐसे लिखा जा सकता है, रो एल बाई ए। तो आप खुद देखो, अगर इसको डिफाइन किया जाए न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी क्या है, अगर आप देखें तो अगर इफ कंडक्टर का लेंथ जो है बच्चों, लेंथ ऑफ कंडक्टर वो 1 मीटर हो जाए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। देखो L1 हो गया, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 1 मीटर हो गया। तो न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की वो वैल्यू है जब कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर था और आपका उसका लेंथ भी 1 मीटर था। तो ये डिफाइन ही उसके लिए किया गया है। तो अब आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर कुछ भी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, वो इसके लिए डिफाइन की गई है रेजिस्टिविटी। तो वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। हाँ, अगर उसमें आपने लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, है ना।
तो रजिस्टिविटी को डिफाइन करने का ये बेनिफिट है हमारे पास, है ना। तो वेयर आप बोल सकते हो कि रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, इसी को रजिस्टिविटी कहा जाता है। तो अगर आप को रो का रजिस्टिविटी, तो आपको बच्चों अगर रो का फॉर्मूला चाहिए तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से आप देखो इसकी यूनिट निकालेंगे तो ऊपर है ओम रेजिस्टेंस की यूनिट, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसकी यूनिट बोल सकते हैं ओम मीटर। तो याद रखेंगे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की, वो बच्चों क्या होती है, ओम मीटर, है ना। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक। और ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, डायमेंशन चेंज होने पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, बट आपका क्या चेंज होगा बच्चों, रेजिस्टेंस, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो जरा आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई बच्चों ne स्क्वायर टाउ। अब आपको ये फॉर्मूला पहले भी कहीं पे नजर आया था, मतलब इसी टाइप के टर्म्स नजर आए थे। तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि आपने ऐसा पहले कहाँ देखा है, तो देखिए मैं पुरानी स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ne स्क्वायर टाउ बाई एम, ये सिग्मा था। और यहाँ पे देखो बच्चों रजिस्टिविटी में, रजिस्टिविटी है एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो एक्चुअली में आप समझ पा रहे होंगे कि रजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये भी एक रिलेशन है, या तो कंडक्टिविटी कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, या रजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखो ये आपको इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसको मैं अब अलग कर देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा, दिख रहा होगा। तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम कंडक्टिविटी की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। देखो 1 बाई रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, है ना। 1 बाई ओम मीटर होगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को बोलते हैं महो मीटर इनवर्स, है ना बच्चों, महो मीटर इनवर्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। या फिर इसको बोलते हैं सीमेंस पर मीटर, है ना। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये कंडक्टिविटी है, सिग्मा याद रखेंगे। इट इज डिफाइंड आल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए। तो इसको आप ध्यान देना, है ना, याद रखना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, तो अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सब पढ़ लिया है ना। अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो आपको वहां प्रैक्टिकल कराया जाता है ना, तो आपको बेसिकली एक ग्राफ बनवाया जाता है इससे रिलेटेड। तो कभी कभी उस ग्राफ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो बोलना चाहो आप। तो होता क्या है कि जैसे आपने ये कंडक्टर लगाया बच्चों इस तरीके से कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस, है ना। तो बेसिकली एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे स्विच होता है कि यहाँ पे आप बैटरी लगा देते हो। अच्छा, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हो आप, एमीटर। एमीटर क्यों लगाते हैं भाई, क्या नापने के लिए लगाते हैं, ये आपको पता ही होगा, है ना। बाद में हालांकि हम एमीटर भी देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। और वोल्टेज अपन को नापना है किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस। तो उसके अक्रॉस हम पैरेलल में, तो आपको पता है वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है, और एमीटर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है ना। तो एमीटर को यूज किया जाता है करंट नापने के लिए, और वोल्ट मीटर को यूज किया जाता है आपका वोल्टेज नापने के लिए। तो ये उसका बेसिकली प्रैक्टिकल फॉर्म का डायग्राम है। ये आपका की है। तो जब आप की क्लोज करते हो, यहाँ पर जो बैटरी होती है, यहाँ पर रिहोस्टेट भी लगा रहता है बच्चों, इस तरीके से, है ना। रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस मान लीजिए RH है। तो यहाँ पे रिहोस्टेट जो होता है उसको आप अगर चेंज करोगे तो रिहोस्टेट से आप रेजिस्टेंस चेंज करते हो, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता चलती है। रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करने का बस ये पर्पस होता है कि आपकी सर्किट में करंट
जो है वो चेंज होती रहे और उसके हिसाब से आपका इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापा जा पाएगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोलते हैं और कोशिश ये रहती है कि टेम्परेचर वगैरह सब यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का आपका कंडक्टर हो, और यहाँ पे एक आपको बोला जाता है ग्राफ बनाने के लिए जिसको बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वाई एक्सिस में आई लिया जाता है और एक्स एक्सिस में बच्चों क्या लिया जाता है, वी लिया जाता है। अब क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ से, ये इस एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ होता है कि ओम्स लॉ में V इज प्रोपोर्शनल टू I। जो आपका वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे इसमें करंट वेरी करेगा, वोल्टेज वेरी करेगा, तो करंट वेरी करेगा। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बच्चों स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और ये वेरीफाई करना होता है कई सारी रीडिंग्स लेके। तो जब आप रीडिंग लेंगे, इसको रिहोस्टेट में रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो आपको करंट की कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर इस कंडक्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, उसको मार्क करोगे। जब कोई वोल्टेज नहीं था तो इसमें से कोई करंट भी नहीं थी, तो ये ओरिजिन से चालू हुआ ग्राफ। वैसे ऐसे जब आप मार्क करते रहते हो तो लगभग अगर बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया गया है और कोई फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं आया है तो ये आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है तो ये ऐसे प्योर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको जब एक्सपेरिमेंटली आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। तो लेकिन फिर भी लगभग आप ये मान सकते हो कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, है ना बच्चों। अब वो जब ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाता है तो फिर ये बोला जाता है कि उस ग्राफ से आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर है। तो बच्चों R जो है वो एक्चुअली में क्या है, V बाई आई। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो ये तो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स का बच्चों क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, अगर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई जो है वो आर है, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी जो है बच्चों वो हो जाएगा 1/r। और ये किसके बराबर है, ध्यान से देखो आप। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी जो है वो स्लोप कहलाएगा आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स का। यानी कि आप अगर इसका स्लोप निकाल लें, कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लें और उसके बीच में अगर आप क्या निकाल लें बच्चों, ये डेल्टा वी की वैल्यू और ये डेल्टा आई की वैल्यू 2 पॉइंट से करस्पॉन्डिंग, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप से। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन याद रहे कि वाई एक्सिस में आपका आई होना चाहिए और एक्स एक्सिस में आपका वी होना चाहिए। 95% केस में यही होता है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे कि सेकंड स्टेप में वो यहाँ पे तो आई ले लेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में वी ले लेंगे, है ना। तो इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखें, जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो ये एक्स एक्सिस में डेल्टा आई मिलेगा और वाई एक्सिस में डेल्टा वी मिलेगा। तो इसका जो स्लोप है वो बच्चों आपको डेल्टा वी बाई डेल्टा आई मिल रहा है। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस में, अगर आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है वाई एक्सिस में आई और एक्स एक्सिस में वोल्टेज वी, तो आप रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप निकालो तो बच्चों आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपका क्या है कि इस तरीके से है स्लोप, तो डेल्टा वी जो है वो डेल्टा आई हो जाएगा, वाई एक्सिस में वी और एक्स एक्सिस में आई, तो स्लोप के बराबर रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो आप ध्यान देना, अगर इस टाइप का सवाल आए ग्राफ से रिलेटेड या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब वाई एक्सिस में कौन है और एक्स एक्सिस में कौन है ना। तो इसका याद रखना बच्चों, और बाकी रेशियो निकाल देना स्लोप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बन रहा है, डेल्टा वी बाई आई की डेल्टा आई बाई वी की डेल्टा वी बाई आई, है ना। तो वहां से आप देख लोगे कि रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप करना है कि डायरेक्ट स्लोप के बराबर है रेजिस्टेंस, है ना। तो हमें रेजिस्टेंस निकालने को बोला जाए ग्राफ बनाकर, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा बच्चों। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप करंट को देखें, इस रिलेशन को देखें, तो आपको एक चीज समझ में आ रही हुई कि करंट इज इक्वल टू वी बाई आर। यानी ये वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। यानी ये बैटरी की पावर है, एक्चुअली वी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैटरी की कितनी ताकत है कि वो करंट को फ्लो करा सकता है। और जबकि ये रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि ये कितना ज्यादा अपोज कर सकता है। तो इसको थोड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हो भाई
कि जो ऊपर V है, I का जो रेशियो है V/R, तो ये ऊपर वाला टर्म है, ये है पावर ऑफ बैटरी, पावर ऑफ बैटरी, पावर ऑफ बैटरी टू फ्लो द करंट, टू फ्लो द करंट इन कंडक्टर। ये कंडक्टर में करंट फ्लो कराने के लिए कितनी ताकत लगा रहा है, ये वोल्टेज बता रहा है। जितनी ज्यादा ये ताकत होगी उतना ही ज्यादा वो करंट को फ्लो कराने का कोशिश करेगा। और ये किसकी ताकत बता रहा है, ये मटेरियल की पावर बता रहा है जो अपोज कर रहा है करंट को, आर, है ना बच्चों। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज सेड टू बी पावर ऑफ मटेरियल, पावर ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। तो ये मटेरियल की पावर है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है कंडक्टर। अब यही मैंने आपको बोला, जितनी पावर मटेरियल की बढ़ती जाएगी करंट उतना कम होता जाएगा, और बैटरी की जितनी पावर V बढ़ता जाएगा करंट उतनी ज्यादा होता जाएगी, है ना। तो इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये काफी आपको कई बार हेल्प करता है ना इस तरीके से। तो आपको रेजिस्टेंस और बैटरी का इंपॉर्टेंस समझाता है कि करना क्या चाह रहे हैं ये दोनों कंडक्टर में, है ना। तो ये बात आपको समझनी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो थोड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हो। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि आपको IV कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी, Y एक्सिस में I था और आपका X एक्सिस में V था, और इसमें बच्चों एक ही कंडक्टर के थ्रू 2 बार एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये जो कंडक्टर है बच्चों, ये अलग अलग कंडक्टर्स नहीं है, सेम कंडक्टर्स हैं, और सेम कंडक्टर्स के थ्रू आपको क्या बोला गया था कि यहाँ पर ये, तो आपसे ये पूछा गया था किसका, ये जो कंडक्टर है, ये जो ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंट किया था T1 टेम्परेचर में, और ये दूसरा ग्राफ है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था और ग्राफ ड्रॉ किया गया था T2 टेम्परेचर पर। उसी कंडक्टर को T1 टेम्परेचर पे रखा था तो ये नीचे वाला ग्राफ आया था, और उसी कंडक्टर को जब T2 टेम्परेचर पे रखा गया तो ये आया। तो आपसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, है ना। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था A T1 is equals to T2, B T1 is greater than T2, C T1 is less than T2, and D बच्चों insufficient data, insufficient data। तो आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों देखो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अगर अब ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर जब आप इसको देख रहे हो तो बच्चों स्लोप, अब आप एक बात बताओ, आपको स्लोप तो कंपेयर करना आता है ना, जिस लाइन पर आप तेज फिसलेंगे उसका स्लोप ज्यादा, या फिर जिसका एंगल कम है तो उसका स्लोप कम है। तो अगर मैं इसको 1 लाइन मान लूं T1 के लिए और T2 के लिए सेकंड लाइन मान लूं, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा स्लोप कंपेयर करना कि सेकंड ग्राफ का स्लोप ज्यादा है फर्स्ट ग्राफ से। अच्छा, जब IV कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती है तो इनवर्स स्लोप का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस, है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस जो है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो इसमें जो रेजिस्टेंस है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि भाई इफ स्लोप ऑफ सेकंड ग्राफ इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट ग्राफ, तो ये मतलब है कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो भाई R2 जो है वो तो कम है, और R1 जो है बच्चों वो ज्यादा है। मतलब फर्स्ट टेम्परेचर T1 पर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, और टेम्परेचर T2 पर रेजिस्टेंस जो है वो कम है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि कहाँ किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका टेम्परेचर कम है। तो आप रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला देखो बच्चों, ये जो मेन फॉर्मूला हमने पढ़ा था MEL
डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ बाई एरिया। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ घटता है। जब मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने ये समझाया था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टाइम कम होने लगता है। अब आप खुद सोचो, टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ घटेगा, तो जब टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस कंडक्टर का। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? R1 रेजिस्टेंस ज्यादा है और R2 कम है, तो ऑब्वियस सी बात है R1 ज्यादा है तो उस समय टेम्परेचर भी ज्यादा रहा होगा, तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो हम यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है कि जो T2 है वो लेस देन T1 है। R1 ज्यादा इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और R2 कम है इसलिए उसका टेम्परेचर कम है, वो T2 कम होगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो बी ऑप्शन। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन आंसर किया था बच्चों, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।